परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक के माध्यम से हम लोग पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं। और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के अध्ययन में हम लोग विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स को कवर करते हुए आज पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करेंगे। पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो आज जो टॉपिक होगा हम लोगों का, ये पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र होगा और ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लोग पारिस्थितिकी की बात करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर पारिस्थितिकी तंत्र पे आगे बढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम अगर पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द की बात करें, अगर इकोलॉजी, तो जो इकोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक ने 1866 में किया था। तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ये कब किया था? 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में। तो सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल नामक प्राणी विज्ञान शास्त्री ने 1866 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। और ये जो इकोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ये दो शब्द होते हैं ओइकोस और लोगोस। ओइकोस और दूसरा जो शब्द है वो है लोगोस। तो इकोलॉजी शब्द दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक तो ओइकोस है, एक तो लोगोस है। ओइकोस का अर्थ होता है हाउस, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। इसको हम कह सकते हैं घर और इसको कह सकते हैं अध्ययन। तो इन दो शब्दों से मिलके इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति होती है। तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था इसका? सर्वप्रथम प्रयोग इसका किया था अर्नेस्ट हैकल ने 1866 ईस्वी में। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो ओइकस, एक तो लोगोस। दो शब्दों से मिलकर बना है। ओइकोस का अर्थ है हाउस या घर और लोगोस का अर्थ है स्टडी या अध्ययन करना। इसके अब हम कह सकते हैं कि इकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होगा? तो किसी भी जीव समुदाय का अध्ययन उसी के घर में करना इकोलॉजी होता है। इसके अंतर्गत जीवधारियों के वास स्थानों या उन पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं इसको कि किसी भी जीव या जीव समुदाय का अध्ययन उसके आवास में करना, ये होता है इकोलॉजी। अगर हम किसी भी जीव या जीव समुदाय का अध्ययन उसके आवास में कर रहे हैं, अब उसके आवास में हम कैसे अध्ययन करेंगे? जैसे कोई भी जीव है, अगर ये मान लेते हैं कि एक जीव है एक्स। अब इस जीव का अध्ययन, ये उसका आवास है,
ये उसका क्या है, हाउस है। तो इस एक्स जीव का अध्ययन हम इसी के घर में, इसी के आवास क्षेत्र में अगर करेंगे तो वो इकोलॉजी के अंतर्गत आएगा। अगर इस एक्स जीव अगर अपने आवास से बाहर कहीं किसी क्षेत्र में आ गया है तो वहाँ पे इसका अध्ययन करना ये इकोलॉजी का हिस्सा नहीं होगा, इकोलॉजी का हिस्सा ये नहीं होगा। अगर यह एक्स जीव जो है कहीं अन्य क्षेत्र में चला जा रहा है तो वहाँ पे इकोलॉजी नहीं कहा जाएगा। इकोलॉजी तभी कहा जाएगा जब वह जीव या जीव समुदाय अपने आवास में अवस्थित हो, क्योंकि कोई भी जीव या जीव समुदाय जो उसका आवास क्षेत्र होता है, उस आवास क्षेत्र का विशेष प्रभाव उस पर पड़ता है। उस आवास क्षेत्र की प्रतिक्रिया क्रिया उनके बीच का अंतर संबंध जो होता है वो विशेष प्रकार का होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इकोलॉजी के अंतर्गत किसी भी जीव को उसी के आवास में उसका अध्ययन करते हैं, तो ये होता है इकोलॉजी। तो सबसे पहले हमने बात किया कि सर्वप्रथम प्रयोग, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो अर्नेस्ट हैकेल ने किया था 1866 ईस्वी में। और ये इकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ओइकोस और लोगोस। ओइकोस का अर्थ होता है हाउस या घर, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी या अध्ययन करना। अब इसका सीधा सा मतलब ये निकल के आता है कि किसी भी जीव या जीव समुदाय का अध्ययन उसी के आवास में करना इकोलॉजी कहलाता है। तो ये होता है इकोलॉजी। अगर इसको हम लोग यहाँ पे देख लें इस पुस्तक में, तो सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल नामक प्राणी विज्ञान शास्त्री ने 1866 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ओइकोलॉगी के रूप में किया। यह शब्द दो ग्रीक शब्दों ओइकोस और लोगोस से मिलकर बना हुआ है। ओइकोस का अर्थ होता है हाउस या घर, लोगोस का अर्थ होता है स्टडी या अध्ययन करना। इकोलॉजी को हिंदी में पारिस्थितिकी कहते हैं। इसके अंतर्गत जीवधारियों, पेड़ एवं जंतुओं, पेड़ पौधे और जंतुओं सहित, तो इसके अंतर्गत जीवधारियों के वास स्थानों या उन पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो किसी भी जीव या जीव समुदाय पे हम उसके आवास स्थान पे उसका अध्ययन करेंगे तो हम उस अध्ययन में उसमें ये निहित होगा कि उसके आवास क्षेत्र का या उसके वातावरण का प्रभाव उस जीव पर किस प्रकार से पड़ रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि उसके आवास क्षेत्र में हम उसका अध्ययन करेंगे तो इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल को ही प्राप्त है। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम शब्द किसने प्रयोग किया? अर्नेस्ट हैकेल ने ही किया। और परिभाषित किसने किया? अर्नेस्ट हैकेल ने ही किया। तो पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय भी जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल को ही प्राप्त है। इनके अनुसार वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को, ये कह रहे हैं कि वातावरण, जैसे कि ये तो एक वातावरण है, ये क्या है? वातावरण है। और यहाँ पे है जीव या जीव समुदाय है। अब ये जीव समुदाय वातावरण पे किस प्रकार का प्रभाव डालता है और ये वातावरण इस जीव समुदाय पे किस प्रकार का प्रभाव डालती है। तो इन दोनों का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी के अंतर्गत। कहा जा रहा है कि वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, जैसे ये वातावरण है, यहाँ पे क्या है? वातावरण है, और यहाँ पे जीव अगर है तो जीव जो है वातावरण पे किस प्रकार का प्रभाव डालता है और वातावरण जीव समुदाय पे किस प्रकार का प्रभाव डालता है। तो इसका अध्ययन जो होता है इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। आप इससे समझ सकते हैं कि वातावरण का, जीव का प्रभाव वातावरण पे कैसा पड़ेगा और वातावरण का प्रभाव जीव के
ऊपर कैसा पड़ेगा, दोनों का जो अंतर संबंध है, अंतर संबंध जो है, अंतर संबंध का अध्ययन ही इकोलॉजी होता है, या इकोलॉजी के अंतर्गत ही इनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये पर्यावरण या पारिस्थितिकी जो है, ये जो पारिस्थितिकी है पर्यावरण की एक शाखा है। इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है अध्ययन किस चीज़ का, वातावरण का जीवों पर पड़ने वाला प्रभाव या जीवों का वातावरण पर पड़ने वाला प्रभाव, या उनके बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी के अंतर्गत। आगे है कि इससे जीव एवं उनके स्थान के संपूर्ण जैविक एवं जैविक अजैविक संघटकों के अध्ययन का बोध होता है। इससे जीव एवं उनके स्थान के संपूर्ण जैविक अजैविक संघटकों के अध्ययन का बोध होता है। इतना ही नहीं बल्कि इसके अंतर संबंधों की जटिल प्रक्रिया की ओर भी संकेत मिलता है। साथ ही पारिस्थितिकी में पाई जाने वाली समानता एवं विषमता भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाती है। तो इसमें ये जो पारिस्थितिकी में समानता एवं विषमता पाई जाती है, इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाता है, किसके, इकोलॉजी के अंतर्गत। अब अगला जो पॉइंट है वो है उद्देश्य तथा विषय क्षेत्र, ऑब्जेक्ट एवं स्कोप। औद्योगिक मानव की क्रियाओं का प्रभाव पर्यावरण पर तीव्र गति से पड़ रहा है। औद्योगिक मानव की क्रियाओं का प्रभाव पर्यावरण पर तीव्र गति से पड़ रहा है। ये क्या है, औद्योगिक मानव की क्रियाओं का प्रभाव, औद्योगिक मानव, ये इसका प्रभाव जो है पर्यावरण पर तेजी से पड़ रहा है, जिसका प्रभाव प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मनुष्य पर भी पड़ता है। तो चूंकि औद्योगिक मानव का जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है, इसका प्रभाव न कि सिर्फ पर्यावरण पर भी पड़ रहा है बल्कि खुद मानव पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो पर तीव्र गति से पड़ रहा है, जिसका प्रभाव प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ मनुष्य पर भी पड़ रहा है। फलस्वरूप पारिस्थितिकी संबंधी संकल्पनाओं एवं चिंतनों में परिवर्तन प्रारंभ हो गया। इसमें जीवों तथा पर्यावरण के विभिन्न पक्षों तथा उनके अंतर संबंधों से उत्पन्न परिणामों को सम्मिलित कर लिया गया है, जिससे पर्यावरण प्रबंधन में इस विज्ञान की उपादेयता बढ़ गई है। तो इससे क्या हुआ कि जिसमें जीवों तथा पर्यावरण के विभिन्न पक्षों तथा अंतर संबंधों को से उत्पन्न परिणामों को सम्मिलित कर लिया गया है। किसको, जीवों और पर्यावरण के विभिन्न पक्ष की बात करें तो उनके अंतर संबंधों, पर्यावरण और जीवों के बीच जो अंतर संबंध है कि पर्यावरण पर जीवों का प्रभाव, पर्यावरण जीवों पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है और जीव पर्यावरण पर किस प्रकार से प्रभाव डालती हैं। तो इसी को कहा जा रहा है कि जीवों तथा पर्यावरण के अंतर संबंधों से उससे जो उत्पन्न परिणाम है उस परिणाम को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। इससे क्या हुआ है कि पर्यावरण प्रबंधन में इस विज्ञान की उपादेयता बढ़ गई है। पारिस्थितिकी अब जीव विज्ञानों की धरोहर नहीं रह गई है, अपितु अपनी उपादेयता के कारण अन्य विज्ञानों का अभिन्न अंग बन गई है। पार्क ने कहा 1980 में, पार्क ने कहा, उन्होंने स्पष्ट किया कि पारिस्थितिकी अनेक अध्येताओं के लिए संरक्षण एवं पर्यावरण की पर्यायवाची है। फ्रेडरिक के अनुसार पारिस्थितिकी वर्तमान में मात्र जीव विज्ञान की एक संश्लिष्ट शाखा ही नहीं है, अपितु यह एक दृष्टिकोण बन गई है। मेडॉक्स ने 1972 में स्पष्ट किया। मेडॉक्स के अनुसार पारिस्थितिकी को मस्तिष्क की एक दशा तथा दासमैन ने एकीकृत करने वाला सामाजिक आंदोलन स्वीकार किया है। तो पारिस्थितिकी को क्या स्वीकार किया है, मेडॉक्स ने पारिस्थितिकी को मस्तिष्क की एक दशा स्वीकार किया है और दासमैन ने
एकीकृत करने वाला सामाजिक आंदोलन भी स्वीकार किया है। इसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को सम्मिलित कर पारिस्थितिकी के व्यवहारिक पक्ष को सबल बनाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण पारिस्थितिकी के एक नए प्रकार व्यवहारिक पारिस्थितिकी का जन्म हुआ। पार्क ने स्पष्ट किया, कब 1980 में पार्क ने स्पष्ट किया कि वर्तमान समय में पारिस्थितिकी के नियमों, संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों का प्रयोग नियोजन में किया गया है। विशेषकर निक सिद्धांत, पारिस्थितिकी तंत्र, ऊर्जा प्रवाह, पोषण स्तर, पदार्थों का पुनर्चक्रण, सहनशीलता की सीमा, वनस्पतियों में क्रमानुगत परिवर्तन आदि संकल्पनाओं को विभिन्न नियोजन के प्रयोग में किया गया है। इस प्रकार विद्वानों के चिंतनों एवं अनेक अनुसंधानों से पारिस्थितिकी अध्ययन के विषय क्षेत्र में निरंतर विकास होता रहा। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक, अजैविक संघटक, पोषण स्तर, ऊर्जा प्रवाह, भू रसायन चक्र, प्रकाश संश्लेषण, आहार श्रृंखला, आहार जाल, उत्पादकता, स्थिरता, पादप जगत, जीव जगत, बायोम, पर्यावरण अवनयन, असंतुलन, प्राकृतिक आपदाएं, प्रदूषण एवं पर्यावरण प्रबंधन आदि का अध्ययन किया जाता है। अब बात होगी पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखाओं के बारे में। पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखाएं। पारिस्थितिकी विज्ञान का अध्ययन मुख्य रूप से निम्नलिखित दो शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है। पहला है स्वपारिस्थितिकी, दूसरा है समुदाय पारिस्थितिकी। एक तो स्वपारिस्थितिकी है और दूसरा समुदाय पारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी के बारे में कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत एक व्यक्तिगत पौधे अथवा जंतु या व्यक्तिगत जाति और वातावरण से उसके संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। स्वपारिस्थितिकी का अर्थ होता है ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी का अर्थ होता है एक व्यक्ति विशेष का पर्यावरण पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण एक व्यक्ति विशेष पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है। इसका अध्ययन अगर करें या व्यक्तिगत पौधे, एक पौधे की बात करें, एक जंतु की बात करें या एक व्यक्ति की बात करें, छोटे स्तर पे किसी एक व्यक्ति, एक जीव या एक व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पर्यावरण का क्या पड़ता है और वही एक व्यक्ति या एक पौधा या एक जीव या कोई भी एक जो है वो पर्यावरण पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, इसका अध्ययन जब होगा तो वो पारिस्थितिकी के अंतर्गत, ये स्वपारिस्थितिकी के अंतर्गत आएगा। समुदाय पारिस्थितिकी अगर बात करें इसका, तो इसके अंतर्गत एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप एवं जंतु समुदायों, उनकी रचना एवं व्यवहार, उनके स्थान के वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो स्वपारिस्थितिकी में कुल मिला के स्वपारिस्थितिकी में किसी एक व्यक्ति का अध्ययन या किसी एक पौधे का अध्ययन या किसी एक जंतु का अध्ययन किया जाता है, जबकि समुदाय पारिस्थितिकी में पूरे के पूरे समुदाय का अध्ययन किया जाता है उस पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में, वह जीव जहाँ पर रह रहा है। क्योंकि हम लोग पारिस्थितिकी की परिभाषा जान चुके हैं, तो पारिस्थितिकी की परिभाषा यही होता है कि किसी भी जीव का उसके आवास में अध्ययन करना। अगर हम लोग इसको ऐसे समझें तो पारिस्थितिकी का क्या अर्थ है? पारिस्थितिकी, इसमें हमने देखा कि किसी जीव या जीव समुदाय का
समुदाय का उसके आवास में ही, उसके आवास में ही, उसके आवास में ही अध्ययन करना, अध्ययन करना। और इस अध्ययन में शामिल होगा क्या? हम इस अध्ययन में देखेंगे कि जो जीव या जीव समुदाय है, जीव या जीव समुदाय है, वह वातावरण पे किस प्रकार का प्रभाव डालता है, वातावरण या पर्यावरण पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है। और वहीं हम लोग देखेंगे, इसी में अध्ययन में ही देखा जाता है कि वातावरण का जीव समुदाय पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। जो हम कह रहे हैं कि हम अध्ययन करेंगे उस व्यक्ति, किसी भी जीव या जीव समुदाय का, उसी के घर में तो उसका घर जो है, उसके चारों तरफ जो भी चीज़ें होंगी उसका पर्यावरण होगा। वो पर्यावरण जैविक घटक भी होंगे, अजैविक घटक भी होंगे। तो उस पर्यावरण का उस जीव समुदाय पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, ठीक। तो उस पर्यावरण का उस जीव समुदाय पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, या जीव पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, या फिर उस जीव समुदाय का वातावरण पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, या उस जीव का वातावरण पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, इसी का अध्ययन होता है। हम जब कह रहे हैं कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत उसके आवास में ही अध्ययन करना, तो इस अध्ययन में यही चीज़ शामिल होता है कि दोनों का प्रभाव एक दूसरे पे कैसा पड़ता है, दोनों के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसका सीधा सा अर्थ होता है इनके अंतर संबंधों का अध्ययन, अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। ये तो पारिस्थितिकी की बात हो गई। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, स्व पारिस्थितिकी और समुदाय पारिस्थितिकी की। तो एक तो स्व जोड़ दीजिए और पारिस्थितिकी जोड़ दीजिए, स्व जोड़ दीजिए और पारिस्थितिकी जोड़ दीजिए। स्व का तात्पर्य होगा स्वयं, या फिर आप एक व्यक्तिगत या व्यक्तिगत की बात कर सकते हैं, जैसे स्वयं होता है स्वयं का, या इससे हम लोग व्यक्तिगत ले सकते हैं, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत या एक कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव या कोई भी पेड़ पौधा। और पारिस्थितिकी का अर्थ यही होता है, हमने देखा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्तिगत, व्यक्तिगत का अर्थ हम लोग कह सकते हैं कि एक जीव या एक पेड़ या एक व्यक्ति। तो अगर हम इसमें से एक जीव को अगर उठा कर लेकर चलें, तो पारिस्थितिकी, स्व पारिस्थितिकी में क्या कहेंगे कि एक जीव का अध्ययन होगा। क्या होगा? एक जीव। स्व का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे एक जीव, और पारिस्थितिकी का अर्थ हो जाएगा कि वातावरण पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, और वातावरण का प्रभाव इस पर कैसे पड़ेगा। ये जो जीव है, यहाँ पे देख, एक तो इसकी बात हो रही है, जो जीव है, जीव का प्रभाव वातावरण पे कैसा पड़ेगा, या ये जो वातावरण है, वातावरण का प्रभाव जीव पर कैसा पड़ेगा। या फिर आप ऐसे, एक जीव है और ये है वातावरण, तो इसका प्रभाव इस पर कैसे पड़ेगा, जीव का प्रभाव वातावरण पर किस प्रकार से पड़ेगा, और फिर वातावरण का प्रभाव जीव पर कैसे पड़ेगा। ये जो एक जीव है, एक जीव, ये क्या है, ये स्व पारिस्थितिकी है। एक जीव की बात हो रही है। स्व का अर्थ है एक, या एक पेड़ या एक व्यक्ति। तो एक जीव या एक पेड़ या एक व्यक्ति का अध्ययन उसी के घर में किया जाए। एक जीव, एक पेड़ या एक व्यक्ति का अध्ययन क्या किया जाए कि उसी के आवास में ही उसका अध्ययन किया जाए। और उसके आवास में उसका अध्ययन कैसे करेंगे कि उस एक जीव का प्रभाव वातावरण पे कैसा पड़ता है, उस एक जीव का प्रभाव वातावरण पे कैसा पड़ता है,
और वातावरण का प्रभाव एक जीव पर कैसे पड़ता है, या हम कहें कि एक पेड़ का प्रभाव वातावरण पर कैसे पड़ता है और वातावरण का प्रभाव इस एक पेड़ पर कैसे पड़ रहा है, या एक व्यक्ति जो है ये वातावरण पे किस प्रकार से प्रभाव डालता है, या वातावरण इसी एक व्यक्ति पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है। तो इसका जो अध्ययन करेंगे, किसी एक का बात करेंगे या व्यक्तिगत की बात करेंगे, तो स्वपारिस्थितिकी के अंतर्गत आएगा। तो ये जो है, ये डायग्राम आप देख के कह सकते हैं कि ये स्वपारिस्थितिकी का डायग्राम है। और एक और अगर हम बनाए, जीव समुदाय, जीव समुदाय और वातावरण, तो इसमें क्या होगा कि जीव समुदाय का वातावरण पर कैसा प्रभाव पड़ता है और वातावरण का जीव समुदाय पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये समुदाय पारिस्थितिकी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये स्वपारिस्थितिकी, स्वपारिस्थितिकी, और यह समुदाय पारिस्थितिकी। ये क्या हो जाएगा, ये समुदाय पारिस्थितिकी हो जाएगा। क्योंकि स्वपारिस्थितिकी इसलिए है क्योंकि इसमें एक जीव की बात हो रही है, वो चाहे एक पेड़ हो, चाहे एक जीव हो या एक व्यक्ति हो, उसके प्रभाव की बात हो रही है वातावरण पर, और उस पर प्रभाव की बात हो रही है वातावरण का। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जीव समुदाय को ले लिया गया है, इसलिए यह समुदाय पारिस्थितिकी है। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक, इसको या अब देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वपारिस्थितिकी इसके अंतर्गत एक व्यक्तिगत पौधे अथवा व्यक्तिगत जीव या एक व्यक्तिगत जाति और वातावरण से उसके संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्तिगत की बात हो रही है, और समुदाय पारिस्थितिकी में एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप एवं समुदाय, समस्त पादप एवं समुदाय की बात हो रही है, यानी कि एक पूरे के पूरे जीव समुदाय की बात हो रही है, उसकी रचना, व्यवहार और उसके स्थान के वातावरण से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो अब ये तो स्वपारिस्थितिकी है, इसको तो इसका अध्ययन अकेले अकेले में कर लिया जाएगा, लेकिन समुदाय पारिस्थितिकी को कई भागों में बांटा जाएगा। समुदाय पारिस्थितिकी को कई भागों में बांटा जाएगा। ये देखिए, तो समुदाय पारिस्थितिकी को निम्नलिखित 3 उपभागों में बांटा जाता है। तो इसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक तो आबादी पारिस्थितिकी, एक तो समुदाय पारिस्थितिकी, और तीसरा जो है पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी। तो 3 भागों में बांटा जाता है। तो पहला है आबादी पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत किसी स्थान पर एक ही जाति विशेष के पादप अथवा जंतु के संपूर्ण सदस्यों द्वारा निर्मित आबादी तथा इससे वातावरण के संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। आपको ध्यान में सिर्फ इतना रखना है कि इससे वातावरण निर्मित आबादी, इससे वातावरण के संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इससे वातावरण के संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इस लाइन को छोड़ देना है, इस लाइन को, क्योंकि हम इसका परिभाषा जो है पारिस्थितिकी को लेकर चलेंगे। आबादी पारिस्थितिकी, सिर्फ हमको आबादी शब्द का अर्थ लेना है कि यहाँ पे इसके साथ, पारिस्थितिकी के साथ आबादी जुड़ने पर इस आबादी का अर्थ क्या होता है। बाकी तो पारिस्थितिकी का अर्थ तो हम लोग समझ रहे हैं। पारिस्थितिकी का अर्थ होगा कि किसी भी जीव या जीव समुदाय का पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ता है, और उस पर्यावरण का जीव या जीव समुदाय पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन उसी के घर में हम करेंगे, उसी के आवास में करेंगे, तो वो पारिस्थितिकी होगा। तो सिर्फ पारिस्थितिकी का अर्थ हमें पता है, सिर्फ हमें जानना है पारिस्थितिकी के साथ इन शब्दों का जुड़ जाना, और जुड़ जाने से इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। तो इसके अंतर्गत किसी स्थान पर एक ही जाति विशेष के पादप, कोई एक जाति है, उसके पादप अथवा जंतु के संपूर्ण सदस्यों द्वारा निर्मित आबादी, एक ही जाति विशेष है, एक ही जाति है और उसके समस्त सदस्यों द्वारा, एक जाति है उसके समस्त सदस्यों द्वारा निर्मित आबादी जो है,
उसका प्रभाव पर्यावरण पर कैसा पड़ता है और पर्यावरण का प्रभाव उस पर कैसे पड़ता है, इसका अध्ययन होगा। आबादी के अंतर्गत होगा, आबादी पारिस्थितिकी के अंतर्गत होगा कि एक जाति विशेष को उठाएं हम, एक जाति विशेष को उठाएं, वो पादप जाति हो या जंतु श्रेणी का हो, वो पेड़ पौधा हो या फिर वो क्या हो, वो जंतु से हो। तो उसकी जो समस्त सदस्य होंगे, उसके समस्त सदस्य होंगे उसके समस्त सदस्यों द्वारा जो आबादी निर्मित की गई है, उस आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई हम एक प्रजाति लेते हैं, एक जाति विशेष को उठाते हैं, एक अगर हम लोग जाति विशेष को मान लीजिए कि एक जाति है, मान के चलते हैं ये जाति विशेष है एक्स। अब इस एक्स जाति के विभिन्न सदस्य कैसे हैं, ये विभिन्न सदस्य, इनके विभिन्न सदस्य हैं x1, x2, x3, x4, ये इनके क्या हैं, विभिन्न सदस्य हैं। एक जाति है x, मान लेते हैं कि ये क्या है, ये x जो है वो एक जीव समुदाय से है, ये क्या है, जीव समुदाय से है। ये एक जाति है x, ये जीव समुदाय से है। इसके विभिन्न सदस्य जो हैं ये हैं, और इनके द्वारा विभिन्न सदस्यों द्वारा जो जनसंख्या बनाई जाएगी, जो जनसंख्या निर्मित की जाएगी इनके द्वारा, मान लेते हैं ढेर सारे x1, x4 है, x5, x6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सारे क्या होंगे, ये इसकी जनसंख्या होंगे। अब इसका क्या है कि ये है पर्यावरण, तो इस जनसंख्या का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा और पर्यावरण का इस जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बीच का जो अंतर संबंध है, यहाँ से बात करें, अगर इसके बाद की बात करें, जो ये वाली सीमा है, इसके इधर की बात करें, यहाँ से ये इस साइड की बात करें, तो इसके बाद का जो वो है पारिस्थितिकी के अंतर्गत ही आएगा, मतलब कि ये पारिस्थितिकी की ही परिभाषा है। इसके बाद की जो बात हो रही है वो पारिस्थितिकी की बात हो रही है। तो इसके बाद का अर्थ तो हमें पता है, हमें बस ये जानना होता है कि समुदाय जुड़ जाने के साथ या विभिन्न प्रकार के अन्य शब्द अगर पारिस्थितिकी के साथ जोड़ते हैं तो उस शब्द का क्या अर्थ होगा। बाकी तो उसके आगे आने वाला जो पारिस्थितिकी शब्द है, इसकी तो परिभाषा हमें पता है, यही है, क्योंकि हम देखेंगे कि हम लोग समझ गए कि ये क्या है, वो समुदाय है जिसकी बात हो रही है। जो शब्द आगे जुड़ा हुआ है वो शब्द का अर्थ ये है। अब जब आगे बढ़ेंगे तो हम इसका अर्थ जोड़ देंगे उसमें, जब इसका अर्थ जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा कि इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी के अंतर संबंधों का जो अध्ययन होगा वही शामिल होगा समुदाय पारिस्थितिकी में या आबादी पारिस्थितिकी में इसका शामिल होगा। तो इससे क्या कहता है कि एक जाति है, ये जाति या जीव हो सकता है या फिर कोई पेड़ पौधा हो सकता है। एक ही जाति के जो विभिन्न सदस्य हैं, विभिन्न सदस्यों द्वारा जो जनसंख्या बनाई गई है, इस जनसंख्या का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण का प्रभाव इस जनसंख्या पर क्या पड़ता है, इसके बीच का जो अंतर संबंध है, इसका अध्ययन जो होगा वो होगा आबादी पारिस्थितिकी के अंतर्गत। ठीक, तो इस प्रकार से हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये है आबादी पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत किसी स्थान पर एक ही जाति विशेष के पादप अथवा जंतु के संपूर्ण सदस्य द्वारा निर्मित आबादी, क्या इसके संपूर्ण सदस्य द्वारा निर्मित आबादी तथा इससे वातावरण के संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। समुदाय पारिस्थितिकी क्या है,
इसके अंतर्गत किसी स्थान पर पाए जाने वाले सभी जाति के जीवधारियों, सभी जाति के, इसमें क्या है, एक जाति विशेष की बात हो रही है, एक जाति विशेष के समस्त सदस्यों की बात हो रही थी, एक जाति विशेष के समस्त सदस्यों की बात हो रही थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि वहाँ पे स्थित सभी जाति के सभी सदस्यों की बात हो रही है। तो इसके अंतर्गत किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले सभी जाति के जीवधारियों, जैसे इसमें पादप भी हो सकते हैं, जंतु भी हो सकते हैं, जीवाणु भी हो सकते हैं, कवक आदि भी शामिल हो सकते हैं, तो उनकी आबादियों द्वारा निर्मित जैवीय समुदाय तथा इससे वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद इसके वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वही हम लोग पारिस्थितिकी का अर्थ लेकर चलते हैं। उसके बाद बस समुदाय का अर्थ क्या हो गया पारिस्थितिकी के साथ जोड़ने पर, उसका अर्थ समझना है, बाकी पारिस्थितिकी का अर्थ हमें पता है पहले से ही। तो कह रहा है कि इसके अंतर्गत किसी स्थान पर पाए जाने वाले सभी जाति की बात हो रही है। यहाँ पे एक जाति की बात हो रही थी, जाति विशेष की बात हो रही थी। कहाँ पे एक ही जाति विशेष की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे सभी जाति के जीवधारियों की बात हो रही है। इनके आबादियों द्वारा निर्मित जैवीय समुदाय जो होंगे उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया जाएगा इसमें समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत। अगला जो है पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी है। इकोसिस्टम इकोलॉजी इकोसिस्टमोलॉजी, यह है पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत किसी स्थान के पारिस्थितिकी तंत्र के, किसी स्थान के पारिस्थितिकी तंत्र के जैवीय एवं अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंधों तथा इन घटकों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, तत्वों के चक्रीकरण तथा खाद्य जाल आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जैविक और अजैविक घटक जो हैं, इसमें जैविक और अजैविक घटकों में पारस्परिक संबंध का यही अर्थ होता है कि जो जीव है और जो अजैविक घटक हैं, तो जीव का अजैविक घटक पे क्या प्रभाव पड़ता है और अजैविक घटक का जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी को हम अंतर संबंध कहते हैं। इन्हीं को अंतर संबंध कहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंधों, इतना तक पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका अर्थ यही होगा कि जीव का अजीव पर या अजीव का जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही चीज़ कहा जा रहा है कि अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंधों। अब इसी के साथ इन घटकों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। अब जैविक और अजैविक घटकों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है। जब दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं तो एक दूसरे पर कोई न कोई प्रभाव डालेंगे, तो इससे क्या होगा, कोई न कोई ऊर्जा विमुक्त होगी, कोई न कोई ऊर्जा रिलीज होगी। तो वो ऊर्जा के बारे में बात हो रही है। तो ये ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है, इसकी बात होगी। इसी में तत्वों के चक्रीकरण से भी इसका अर्थ लिया जाएगा, तत्वों का चक्रीकरण भी इसमें शामिल होगा। चक्रीकरण से तात्पर्य है कि जैसे कोई तत्व यहाँ पे उत्पन्न होता है, आगे चल के कोई कार्य करता है, फिर कोई कार्य करता है, किसी प्रक्रिया में विलीन होता है, फिर आगे आके फिर यहीं पे शामिल हो जाता है, फिर से यह उत्पन्न होता है। तो ये तत्वों का चक्रीकरण है। चक्रीकरण का अर्थ इससे होता है कि मान लीजिए कोई एक्स क्या है, ये तत्व है। ये तत्व कहाँ से पैदा होता है, ये तत्व मान लीजिए कि जमीन से निकलता है, जमीन से निकल रहा है और क्या हो रहा है कि वातावरण में जा रहा है, वातावरण में कुछ क्रियाएं करता है, फिर वातावरण के साथ ये फिर से वापस जमीन में चला जाता है, फिर जमीन से वापस वातावरण में आता है। तो ये एक्स का क्या है, ये चक्रीकरण है, एक्स का रिसाइकल है, ये एक्स का चक्रीकरण है। तो इसी की बात हो रही है। तो जो तत्वों के चक्रीकरण को भी इसमें शामिल किया जाता है। खाद्य जाल आदि का अध्ययन भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। किसमें, पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी में। इसमें क्या क्या किया जाता है, जैविक और अजैविक घटकों के
अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस घटकों के माध्यम से जो ऊर्जा प्रवाह होता है उस ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। तत्वों के चक्रीकरण का अध्ययन किया जाता है। खाद्य जाल आदि का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। कुछ पारिस्थितिकी शास्त्रियों ने पारिस्थितिकी विज्ञान को आवास स्थान के आधार पर निम्नलिखित ढंग से वर्गीकृत किया गया है। तो आवास स्थान के आधार पर अगर हम पर्यावरण का ये पारिस्थितिकी का वर्गीकरण देखें तो जलीय पारिस्थितिकी और स्थलीय पारिस्थितिकी आता है। एक तो जलीय पारिस्थितिकी और दूसरा स्थलीय पारिस्थितिकी। जलीय पारिस्थितिकी में क्या है, इसके अंतर्गत स्वच्छ लवणीय जल की पारिस्थितिकी तथा खारे व समुद्री जल की पारिस्थितिकी आती है। इन्हें पुनः निम्नलिखित ढंग से वर्गीकृत किया जाता है। पहला स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी, दूसरा समुद्री जल की पारिस्थितिकी। स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी में तालाब की पारिस्थितिकी, सोते की पारिस्थितिकी, नदी की पारिस्थितिकी शामिल है। समुद्री जल की पारिस्थितिकी के अंतर्गत इसमें समुद्र पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। ध्यातव्य है कि सागर पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इसका मुख्य कारण सागर जल की लवणीय संरचना होता है। और दूसरा जो पारिस्थितिकी है किसके आधार पे, आवास स्थल के आधार पे दूसरी पारिस्थितिकी जो है स्थलीय पारिस्थितिकी है। इसमें इसके अंतर्गत स्थल पर पाए जाने वाले सभी आवास स्थानों की पारिस्थितिकी आती है। स्थलीय पारिस्थितिकी मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की होती है: घास स्थल पारिस्थितिकी, वन पारिस्थितिकी, मरुस्थल पारिस्थितिकी, फसल स्थल पारिस्थितिकी। उपरोक्त वर्गीकरण से पारिस्थितिकी के सभी क्षेत्रों के बारे में पता नहीं चलता है, अपितु प्रकृति के कुछ हिस्सों के बारे में ही पता चलता है, इसलिए यह वर्गीकरण कम महत्वपूर्ण है। वर्तमान पारिस्थितिकी शास्त्री पारिस्थितिकी का वर्गीकरण निम्न प्रकार से करते हैं: इसका स्व पारिस्थितिकी तथा समुदाय पारिस्थितिकी जैसे शब्दों से कोई संबंध नहीं होता है। इसमें क्या शामिल है? उत्पादन पारिस्थितिकी, सूक्ष्म जीव पारिस्थितिकी, जाति पारिस्थितिकी, आबादी पारिस्थितिकी, विकिरण पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी, प्रदूषण पारिस्थितिकी, स्थान पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी, व्यवहारिक पारिस्थितिकी, विकासीय पारिस्थितिकी, आनुवंशिकी पारिस्थितिकी, मानव पारिस्थितिकी। इतनी सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित की जाती हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग पारिस्थितिकी कारक की तरह, इकोलॉजिकल फैक्टर देखेंगे।